हेलो एवरीवन, 10,000 प्लस हिंदी शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे और हिंदी साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उस हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 10,000 प्लस है, ये सीरीज चल रहा है, आज का डे 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शब्द है साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी को इंग्लिश में बोला जाता है इंपेरियलिस्ट, या इंपेरियलिस्ट का हिंदी होता है साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी उस देश को या जनरली उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने साम्राज्य, अपने प्रभाव, अपने कंट्रोल को दूसरे एरियाज, दूसरे देशों तक फैलाना चाहती है, मतलब एक्सपेंशन करना चाहती है। आपने सुना होगा एक शब्द कॉलोनियल, जिसे हम ब्रिटिश को क्या बोलते थे, कॉलोनियल, है ना। एम्पायर बिल्डिंग करना और दूसरे देशों में जाकर अपना राज्य स्थापित करना, तो वहां पर हम इंपेरियलिस्ट वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। उस समय ब्रिटेन को एक साम्राज्यवादी शक्ति माना जाता था, तो इसे इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को। ब्रिटेन वाज कंसीडर्ड एन इंपेरियलिस्ट पावर एट दैट टाइम, इंडिया के हिसाब से 1947 के पहले। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हिंदी का शब्द है सीमांत। सीमांत, सीमांत को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रंटियर। फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर किसे कहते हैं, सीमांत मतलब होता है सीमा, ठीक है, बॉर्डर या किनारा, एज, या किसी क्षेत्र का, किसी एरिया का आखिरी भाग को हम सीमांत कहते हैं। यह जनरली जो होता है ना, दो देशों, दो क्षेत्रों या दो राज्यों को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र भी हो सकता है या होता है। आई होप समझ में आया हो। सीमांत किसे कहेंगे, इंग्लिश में हम फ्रंटियर बोलेंगे, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर एरिया और द आउटर एज ऑफ ए रीजन और कंट्री। एग्जाम्पल देखते हैं। देश के सीमांत क्षेत्रों में विशेष विकास कार्य किए जा रहे हैं, मतलब स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कैरिड आउट इन द कंट्रीज फ्रंटियर रीजन। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट शब्द है, सारे शब्द आप कहीं ना कहीं हिंदी में पढ़ते होंगे या आप यूज़ करते होंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हम यूज़ कर लेते हैं बेसिक सरफेस लेवल पे, लेकिन उसका अर्थ हमें पता नहीं होता है या अच्छे से पता नहीं होता है। तो चलिए, इस सीरीज में आपको यही सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, यही सारे शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, ये सीखने को मिलेगा। चलिए मतलब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त, संयुक्त को इंग्लिश में बोला जाता है कंबाइंड। कंबाइंड, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त का क्या अर्थ होता है, दो या दो से अधिक चीजों को मिलकर, मतलब टुगेदर, एक साथ, एक होना या एक साथ काम करना, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त। यह जनरली इंटीग्रेटेड या ज्वाइंट रूप को दर्शाता है, ठीक है। आप ज्वाइंट भी बोल सकते हो, आप यूनाइटेड भी बोल सकते हो, आप कलेक्टिव भी बोल सकते हो, लेकिन अगर संयुक्त का बेसिक इंग्लिश देखा जाए तो कंबाइंड हम बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, मतलब क्या, द टू कंट्रीज कंडक्टेड अ कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे हम ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला शब्द है सो इट्स विद्यमान। विद्यमान, विद्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग या आप प्रेजेंट, मतलब जो मौजूद हो, विद्यमान हो, मौजूदा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग, ठीक है। विद्यमान का अर्थ होता है जो वर्तमान में मौजूद हो, अस्तित्व में हो या पहले से उपलब्ध हो, पहले से अवेलेबल हो। तो इसका प्रयोग किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो अभी भी बनी हुई है, मतलब कि जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। आप प्रेजेंट भी बोल सकते हो। विद्यमान को आप इससे मिलता जुलता इंग्लिश आप एग्जिस्टिंग से, एग्जिस्टिंग, करंट, प्री एग्जिस्टिंग, यस एग्जिस्टिंग, ये सब भी आप बोल सकते हो। हमारा सेंटेंस है, नई नीति विद्यमान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनाई गई। नई नीति जो है, नई पॉलिसी जो है, न्यू पॉलिसी हैज बीन डिजाइन टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो अभी सिस्टम वर्तमान में है उसमें और सुधार करने के लिए न्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका अर्थ ये है। हमारा अगला शब्द है लूटपाट। जनरली कहते हैं ना, क्या लूटपाट मचा कर रखा है, या वहां पे लूटपाट हो गई है, तो लूटपाट को इंग्लिश में बोला जाता है प्लंडर। प्लंडर, PLUNDER। प्लंडर का मतलब क्या होता है, जब किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी जगह की संपत्ति का बलपूर्वक, लूटपाट मतलब क्या होता है, जब फोर्सफुली या इलीगल तरीके से छीन लिया जाए किसी चीज को, किसी सामान को, किसी संपत्ति को, किसी भी चीज को छीन लिया जाए जो सामने वाले का हो, तो यह उसको हम लूटपाट कहते हैं। यह जनरली अक्सर आपको युद्ध में, वॉर में, दंगे या हमलों के दौरान की जाती है लूटपाट।
ठीक है। इंग्लिश में और भी वर्ड्स हैं, जैसे लूट बोल सकते हैं, रॉबरी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन सिमिलर मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ। तो लूटपाट का अर्थ हुआ, इंग्लिश हुआ प्लंडर। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे आक्रमण के बाद सैनिकों ने शहर में लूटपाट की। आफ्टर द इन्वेजन द सोल्जर्स इंगेज्ड इन प्लंडर इन द सिटी। तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज करेंगे। अगला शब्द है, हमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। आपने किसी को कभी ना कभी कहते ही सुना होगा, या नहीं भी सुन सकते, जिनकी हिंदी अच्छी होती है वो जनरली, या पढ़ा होगा। अच्छा बताइए कि इस बात का औचित्य क्या है। अगर जनरली आपसे बोला जाए कि इस बात का औचित्य क्या है, तो आप नहीं समझ पाओगे अगर आपको नहीं पता है। देखिए, औचित्य का मतलब होता है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, वैलिड रीजन। ठीक है, वैलिड रीजन क्या है, या मतलब किस चीज को जस्टिफिकेशन, इस बात को, औचित्य का अर्थ होता है जनरली कि किसी कार्य को, किसी निर्णय, कोई डिसीजन है या कोई थॉट है, कोई विचार है, कोई ओपिनियन है, तो उसका वैलिड रीजन, उचित कारण या लॉजिकल बेसिस को बताना। ठीक है, यह बताता है कि कोई काम क्यों सही है या क्यों गलत है, क्यों सही है, क्या क्यों उचित है। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, औचित्य, जस्टिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। सरकार ने नई नीति के समर्थन में उसका औचित्य समझाया। द गवर्नमेंट एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन फॉर द न्यू पॉलिसी। मतलब कि न्यू पॉलिसी का जस्टिफिकेशन बताया कि ये क्यों सही है, क्यों उचित है लोगों के लिए। नेक्स्ट है, अगला वर्ड है, अगला शब्द है वैचारिक वैधता। हमारा अगला शब्द है वैचारिक वैधता का इंग्लिश होता है आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। अब इसका क्या अर्थ हुआ, वैचारिक वैधता क्या हुआ या आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी क्या हुआ। तो वैचारिक वैधता का अर्थ होता है किसी विचारधारा, किसी आइडियोलॉजी, किसी पॉलिसी, किसी सिस्टम का लोगों द्वारा सही या स्वीकार्य माना जाना। ठीक है, जब किसी विचार को आप मोरली, सामाजिक तौर पे, सोशली या पॉलिटिकली आधार पर समर्थन मिलता है, तो उसे हम वैचारिक वैधता, मतलब उसे वैचारिक वैधता प्राप्त हो गई, हम ऐसा बोलते हैं। आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस, ठीक है, सोसाइटी, सिस्टम वगैरह, जो पॉलिसी होता है, जो विचारधारा है, सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है, सोशली, मोरली और पॉलिटिकली लेवल पे, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। देखिए, ये सारे शब्द जो हैं आपको हिंदी न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर्स के पढ़ने के शौकीन हैं और आपको हिंदी शब्दों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ये 10,000 प्लस जो सीरीज चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश, ये आपके लिए हेल्पफुल है। और मैं साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर जो द हिंदू, जनरली द हिंदू के फ्रेजेस और वर्ड्स में वो अलग सीरीज चलता है न्यूज़पेपर, वो सीरीज के नाम से। ठीक है, चलिए हमारा अगला शब्द, पहले इसका हम देख लेते हैं, इसका सेंटेंस किस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन को जनता से व्यापक वैचारिक वैधता प्राप्त थी। द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंजॉयड the independence movement enjoyed broad ideological legitimacy among the peoples। ठीक है, हमारा अगला शब्द है विखंडन। विखंडन, विखंडन का इंग्लिश होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, अगर आप विखंडन, खंडन मतलब क्या होता है, डिवीजन, ब्रेकअप, डिसइंटीग्रेशन, सेपरेशन, ये सारे शब्द जो हैं इससे मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन विखंडन का अगर हम समझें शब्द इंग्लिश, तो वो होगा इंग्लिश वर्ड विखंडन के लिए, तो फ्रैगमेंटेशन आप बोलोगे। विखंडन का अर्थ होता है जब समूह में, संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, क्षेत्र, रीजन का छोटे छोटे भागों में बट जाना। मतलब इससे एकता जो होती है, यूनिटी जो होती है, वो कम होती है, किसी चीज का खंडन होना, आप ऐसे समझ सकते हो, तो उसे हम विखंडन बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट और स्मॉलर ग्रुप्स, आप इंग्लिश में समझे तो इस तरह से आप बोल सकते हो। हमारा सेंटेंस है, जैसे आपसी झगड़ों के कारण समूह का विखंडन हो गया। द ग्रुप अंडरवेंट फ्रैगमेंटेशन ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपसी झगड़ों के कारण समूह का विखंडन हो गया, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गया, या जो ग्रुप है वो टुकड़ों में हो गया, टुकड़ों में बट गया। नेक्स्ट शब्द है हमारा समन्वित प्रतिरोध। समन्वित प्रतिरोध का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेटेड
रेजिस्टेंस, कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस। कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस का क्या अर्थ है, या समन्वित प्रतिरोध का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है किसी समस्या, अन्याय या विरोध शक्ति के खिलाफ मिलजुल कर, साथ होकर, एक योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, विरोध करना। योजनाबद्ध मतलब कि पहले से प्लान करके, कोऑर्डिनेट करके जब आप विरोध करते हैं, विरोध दर्शाते हैं, तो वहां पर हम समन्वित प्रतिरोध बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? विभिन्न समूहों ने मिलकर समन्वित प्रतिरोध किया। विभिन्न समूहों ने मिलकर समन्वित प्रतिरोध किया। द डिफरेंट ग्रुप्स कैरिड आउट अ कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस टुगेदर। नेक्स्ट है शब्द है निष्कर्षतः या अतः। निष्कर्षतः या अतः को इंग्लिश में हम देयरफॉर बोलते हैं। देयरफॉर और देयरफॉर से मिलता जुलता सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे कि हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स हो गए। अच्छा, निष्कर्षतः या अतः का अर्थ क्या होता है? जब किसी तर्क, आर्ग्यूमेंट या कोई फैक्ट या कोई डिस्कशन के आधार पर अंतिम, फाइनल, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला जाता है, तब हम देयरफॉर का यूज करते हैं। यह कारण, मतलब यह जो है देयरफॉर, मतलब ये क्या दर्शाता है? कॉज एंड रिजल्ट, मतलब क्या कारण था और उसका क्या परिणाम हुआ। तो ये जो है देयरफॉर इस तरह से यूज होता है, इस वजह से यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पर्याप्त साक्ष्य मिल गए, अतः निर्णय लिया जा सकता है। हमें पर्याप्त साक्ष्य मिल गए, अतः निर्णय लिया जा सकता है। वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एविडेंस, देयरफॉर अ डिसीजन कैन बी मेड। नेक्स्ट है हमारा अगला शब्द है विचारधारा। विचारधारा कहते हैं ना कि आपकी विचारधारा क्या है, मतलब आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी सिद्धांतों और विचारों का जो समूह होता है, तो उसे प्रिंसिपल, सिद्धांत का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल, और विचार आपकी ओपिनियन, आपके थॉट्स का जो समूह होता है, उसे हम आइडियोलॉजी हिंदी में बोले तो विचारधारा बोलते हैं। तो विचारधारा, आइडियोलॉजी ऐसे आइडियाज, ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे बिलीफ का समूह होता है जो किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप, किसी समाज के सोचने और कार्य करने के तरीके को, उसके प्रोसेस को, उसके डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, एक डायरेक्शन बताता है, उसे हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। फिलॉसफी भी आप बोल सकते हो। फिलॉसफी क्या है? बिलीफ सिस्टम बोलते हो, सेट ऑफ आइडियाज। ये सारे जो है इसके सिमिलर वर्ड्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए उसकी विचारधारा समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देती है, मतलब हिज आइडियोलॉजी प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। अगला शब्द है तत्कालीन। तत्कालीन को इंग्लिश में हम कॉन्टेम्पररी बोलते हैं। कॉन्टेम्पररी का अर्थ क्या होता है? मतलब तत्कालीन का अर्थ किसी विशेष, किसी स्पेशल समय या ऐसा पीरियड, ऐसा काल में मौजूद या उससे संबंधित। इसका प्रयोग जो जनरली अतीत की किसी घटना, जो पास्ट में हुआ हो, कोई इवेंट, पास्ट की चीजें, पास्ट की सरकार, पास्ट की गवर्नमेंट, पास्ट का रूल, किंग की कोई सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, उस समय के अर्थ में किया जाता है। साथ साथ पहले का टाइम जो था, जैसे मान लो कि एक समय है, उसमें दो राजा अलग अलग जगह राज्य करते थे, तो वो क्या हो गए? कॉन्टेम्पररी किंग हो गए। समझ आया मैं क्या समझा रही हूँ? तो कॉन्टेम्पररी इस तरह से यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तत्कालीन शासक ने प्रशासनिक व्यवस्था में कई बदलाव किए, मतलब द कॉन्टेम्पररी रूलर made several changes in administrative system. Fine. तो contemporary इस तरह से हम यूज करेंगे। contemporary का मतलब होता है जनरली, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो, belonging to और existing during a particular period of time, especially the time being discussed, तो उसे हम contemporary बोलेंगे। जैसे अगर आप बोलो कि इतिहासकारों ने, जो हिस्टोरियंस होते हैं, तत्कालीन मतलब कॉन्टेम्पररी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया, या आप ऐसे बोल सकते हो, इस घटना का उल्लेख तत्कालीन कॉन्टेम्पररी अभिलेखों में मिलता है। तो इस तरह से आप कॉन्टेम्पररी का यूज कर सकते हो। अगला शब्द है मुख्यतः। मुख्यतः का इंग्लिश होता है प्राइमरली मतलब क्या होता है? प्राइमरली का अर्थ होता है किसी कार्य को, किसी कारण, कोई रीजन, कोई उद्देश्य, कोई पर्पस, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट, कोई भी बात का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब मेन, या जो बेस होता है, प्रिंसिपल भाग,
ठीक है, मतलब उसका पार्ट, मेन पार्ट जिसे आप कहते हो, तो उसे आप प्राइमरली बोलोगे। जब किसी बात पर विशेष जोर देना हो कि वही सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा सेंटर केंद्र है, तब हम मुख्यतः शब्द का प्रयोग करते हैं। जनरली हम और भी इंग्लिश शब्द बोल सकते हैं इसके लिए, मेनली बोलते हैं या प्रीडोमिनेटली बोलते हैं या हम चीफली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हो गए प्राइमरली के सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यह कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीण युवाओं के लिए बनाया गया है, मतलब दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड प्राइमरली फॉर रूरल यूथ। जनरली सबके लिए है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, रूरल यूथ पे। हमारा अगला शब्द है राजस्व संग्रह। राजस्व संग्रह, राजस्व का इंग्लिश होता है रेवेन्यू, संग्रह का इंग्लिश होता है कलेक्शन, ठीक है। तो राजस्व संग्रह मतलब रेवेन्यू कलेक्शन। तो यह वह प्रक्रिया होता है, यह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सरकार टैक्स लेती है, फी या फाइन या कस्टम ड्यूटी आदि के माध्यम से इनकम प्राप्त करती है। ये इनकम किसको होती है, गवर्नमेंट को होती है, राज्य या मतलब जो सरकार में है उनको होती है। तो यह धन जो होता है सार्वजनिक सेवाओं मतलब पब्लिक सर्विस और विकास, पब्लिक डेवलपमेंट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे हम राजस्व संग्रह की श्रेणी में डालते हैं। जैसे आप नॉर्मली टैक्स कलेक्शन बोल सकते हो, गवर्नमेंट रेवेन्यू बोल सकते हो, पब्लिक इनकम भी आप कह सकते हो। इंग्लिश में बोले तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस, फीस, ड्यूटीज एंड अदर सोर्सेस फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। बेहतर राजस्व संग्रह से सरकार की आय में वृद्धि हुई, मतलब इम्प्रूव्ड रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज्ड द गवर्नमेंट्स इनकम, ठीक है। अगला शब्द है, हमारा अगला शब्द या आज के वीडियो का अंतिम शब्द है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का अर्थ होता है को एग्जिस्टेंस, सह को और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, ठीक है। तो सह अस्तित्व का अर्थ होता है दो या अधिक व्यक्तियों, समुदाय, विचार, संस्कृति या देशों का आपसी शांति, पीस जिसे आप बोलते हो, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन के साथ एक ही स्थान पर एक ही समय में रहना, उसे आप को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व बोलते हो। इसमें मतभेद होने की मतलब प्रॉब्लम होने पर भी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो इस चीज को आप बोलते हो को एग्जिस्टेंस। अगर आप नॉर्मली इंग्लिश में समझो तो पीसफुली लिविंग टुगेदर बोल सकते हो, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस बोल सकते हो, हार्मनी बना के रहना, को एग्जिस्टेंस। तो ये सारे इंग्लिश वर्ड हो गए। सेंटेंस देखते हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों ने सह अस्तित्व की भावना के साथ जीवन बिताया, तो इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव्ड विथ अ स्पिरिट ऑफ को एग्जिस्टेंस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगे कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए वैल्यूबल है, तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।